हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एनालिसिस कर रहा हूँ निफ्टी के बारे में। और देखिएगा, जो भी एनालिसिस मैं आपके साथ कर रहा हूँ वो कोई गोलमोल एनालिसिस नहीं करूँगा जैसा कि आप लोग जर्नली टीवी पे देखते हैं। मैं लास्ट में आपके साथ जो है कंक्लूड करूँगा कि मेरा रुख किस साइड है। क्योंकि जब हम लोग टीवी पे भी एनालिसिस देखते हैं या कहीं पर भी एनालिसिस देखते हैं तो एक ही बात मिलती है कि अगर यहाँ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, यहाँ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, नीचे जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। बट मैं आपको जो है एक रुख अपना जो है वो आपको शेयर करूँगा वीडियो के दौरान, उसके लॉजिक भी दूंगा। देखिएगा, एनालिसिस करने में ये भी हो सकता है कि मैं ठीक रहूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे जो लॉजिकली ठीक लगता है वो मैं आपके साथ जो है शेयर करूँगा। तो ये तो हफ्ते के बाद ही पता चलेगा कि मैं ठीक रहा या नहीं रहा, लेकिन जो मेरा लॉजिक है वो मैं आपके साथ जो है ज़रूर से ज़रूर जो है शेयर करूँगा। देखिएगा, सबसे पहली बात जो मैं बात आपके साथ करूँगा वो है निफ्टी के अंदर जो इंडेक्स का वेट है। तो अगर निफ्टी के इंडेक्स अगर वेट की बात करें हम, तो स्क्रीन के ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है वो शायद थोड़ा सा छोटा नज़र आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि रिलायंस का जो वेट है वो 13.63 है। और उसके बाद अगर किसी का वेट है तो वो वेट है HDFC बैंक का। और HDFC बैंक का वेट है 10% है, नहीं 9.99%। उसके बाद वेट है 7% इन्फोसिस का। उसके बाद वेट है 6.55% HDFC लिमिटेड का। और ICICI बैंक का 5.62, TCS का 4.9, कोटक महिंद्रा बैंक का 4.24, हिंदुस्तान यूनिलीवर का 3.91 और ITC का 3.45 और लास्ट में 2.55। ये 10 दिग्गज हैं। अगर इनका आप टोटल लगाएंगे तो ये 55% से ऊपर बनेगा। अरे 55% से ऊपर बनने का मतलब है कि यानी कि मोस्टली वेट जो है इन कंपनीज में, और बाकी जो वेट है वो बाकी 40 कंपनियों में। तो 50 में से ये 10 जो कंपनियां हैं ये वास्तव में निफ्टी की मूवमेंट को प्ले करती हैं। और इसमें भी आज की डेट में तो जो है रिलायंस इंडस्ट्री जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ध्यान रखिएगा, जो भी इंडेक्स के ऑपरेटर्स हैं, क्योंकि इंडेक्स में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है। आप कभी सोचते होगे कि ये जो शेयर्स हम खरीदे बेच रहे हैं उससे के फंडामेंटल्स काम करते हैं, बहुत बार वो फंडामेंटल काम नहीं करते, क्योंकि जो ऑपरेटर्स हैं उनको ये पता है कि जितना काम डिलीवरी में होगा उससे तो कहीं ज़्यादा का जो सौदा है वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में हो जाने हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ये जो रैली भी चली है ना केवल इंडिया में बल्कि बाहर की कंट्रीज में भी, उसका जो मुख्य रीज़न है वो यही है। क्योंकि अगर आपने बुल्स खेलना है या बियर खेलना है तो ये जो सारी चीज़ें, ये शेयर प्राइस से ज़्यादा इंडेक्स के अंदर जो NSE में पैसा लगा हुआ है, बैंक निफ्टी में पैसा लगा हुआ है, उस पर दारोमदार है। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि बहुत बार जो चीज़ें फंडामेंटल से अलग हो जाती हैं, और स्पेशली उन शेयर्स के अंदर जो कि FNO शेयर्स हैं। इस बात से आपको ध्यान रखिएगा। तो जो बहुत बड़े ऑपरेटर्स हैं वो अपने हिसाब से जो है मार्केटों को घुमाने की ताकत रखते हैं, बेशक से आपके फंडामेंटल्स वीक रहें। अब देखिएगा, यहाँ पर मार्केट के अंदर फंडामेंटली अगर हम बात करें तो निफ्टी अपने ऐसे लेवल पर पी आ गई है जो 32.29। ये अगस्त 31 2020 की जो है निफ्टी की पी रेशोज है, और ये पी रेशो है 32.29। और ये 32.29 की जो पी रेशो है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 32 या 33, आप जहाँ भी आप लगे आपको, ये जो पी रेशोज है, ये इसका मतलब है कि आप केवल और केवल 3% रिटर्न के लिए शेयर मार्केट में आए हैं। यानी कि 100 डिवाइडेड बाय पी रेशो से आपको ये पता चल जाएगा कि कितनी परसेंट है। तो इट मीन्स 3.33 या 3.4 लगा लीजिएगा, इतनी रिटर्न्स जो है इस इंडेक्स के अंदर बनेगी अगर आप पैसा जो है लगा के रखेंगे। तो अगर आपकी इकोनॉमी ग्रोथ नहीं करती है, और मान लीजिएगा इंडेक्स जो है, इकोनॉमी अगर हमारी ग्रो करती है 5% और 5% का जो है हमारा इन्फ्लेशन हो जाता है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि 3 + 10 13% की रिटर्न आ जाएगी। लेकिन 5% ग्रोथ तो है नहीं, और इन्फ्लेशन को हम मान लें तो भी हमें इस इंडेक्स के ऊपर ये लगता है कि 8% या 7% की रिटर्न्स इन पी रेशोज पर बनती है। क्योंकि बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो निफ्टी की पी रेशोज है, जिनको लोग बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने की वजह से ये हाई पी रेशोज चली गई हैं। लेकिन फिर भी ये नहीं है कि ये फेयर वैल्यू है, ज़्यादा तो है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो कैलकुलेशंस की जाएँ, अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंडिया में देखें, पी रेशियोज़ को देखें, और इन कंपनीज़ की ग्रोथ को अगर हम कंसिडर करें जो इन्फ्लेशन से एडजस्टेड होती है, क्योंकि ग्रोथ तो होगी नहीं, तो कुछ कंपनीज़ के अंदर ग्रोथ होगी, कुछ में डी ग्रोथ होगी, तो एडजस्टमेंट मिला के तो है इंडिया की इकोनॉमी को तो जो है डी ग्रोथ होना है। तो मैं कल एक कोट पढ़ रहा था राकेश झुंझुनवाला जी का, और वो कह रहे थे कि अगर इकोनॉमिस्ट GDP के डेटा के हिसाब से अगर मार्केट चल रही होती
तो जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो सबसे ज़्यादा रिच होते हैं और स्टॉक मार्केट से सबसे ज़्यादा पैसा वही कमा रहे होते हैं, लेकिन मार्केट उनके हिसाब से नहीं चलती है। तो ध्यान रखिएगा, इसीलिए फंडामेंटल वैल्यू से ऊपर आ गई। और मार्केट हमेशा रैशनल होगी ये ज़रूरी नहीं है, यानी कि मार्केट जो है आपकी समझ से चलेगी ये भी ज़रूरी नहीं है, या मेरी समझ से चलेगी। बट मुझे अब फिलहाल ऐसा लगता है कि मार्केट के अंदर काफ़ी स्ट्रेच आ चुका है। अगर हम टेक्निकल पैरामीटर्स की भी बात करें, तो भी यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि टेक्निकली भी ये जो चार्ट है ये आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी वीकनेस नहीं है चार्ट के अंदर। अगर हमने ये 3 महीने का चार्ट लगाया है, हालांकि थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है, थोड़ा सा मार्केट अनडिसाइसिव हो सकता है, लेकिन अभी भी अगर चार्ट के अंदर अगर कहीं पर भी किसी भी पैरामीटर्स पे देखेंगे तो अभी भी आपको स्ट्रॉन्ग लगेगा। अगर ट्रेंड लाइन भी अगर आप इसकी खींचेंगे तो मोस्टली 1 या 2 ओकेज़न को छोड़ दें, तो जो बाकी 2-3 कैंडल को छोड़ दें तो उसके बाद जो है ये टर्न अराउंड करके ऊपर की तरफ ही आ गया है। तो अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है आपको बैंक निफ्टी था, अगर 2 हफ्ते पहले देखें तो अब उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, थोड़ी सी स्ट्रेंथ घट गई, लेकिन अभी भी स्ट्रॉन्ग बाय की तरफ ही है। और अगर आप इसके 6 महीने के चार्ट भी देखेंगे तो 6 महीने के चार्ट में भी आपको ये बात समझ में आएगी कि यहाँ पर ये थोड़ा सा कंसर्न बना है। तो ये जो वीकनेस है ये भी अभी भी ये नहीं क्लियरली इंडिकेट कर रही कि मार्केट नीचे आएगी। अगर हम यहाँ पर भी बात करें कि ये जो इंडिकेटर्स हैं, और इसके अलावा भी अगर मैं बात करूँ कि मूविंग एवरेजेस की, तो मूविंग एवरेजेस 11,505 है 5 दिन की, 10 दिन की, 20 दिन की, 50 दिन की, 100 दिन की और 200 दिन, सभी मूविंग एवरेजेस से ऊपर जो है निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो ये अगर एवरेजेस का जो मूविंग एवरेजेस का प्रिंसिपल भी लगाएं तो निफ्टी अभी भी स्ट्रॉन्ग है। और अगर हम बाकी इंडिकेटर्स की बात करें जो मूवमेंट के साथ चलते हैं कि किस तरीके से मोमेंटम एस्केलेटर्स, तो आरएसआई काफ़ी बड़ा इंडिकेटर्स, तो वो भी जो है भी बाय सिग्नल दे रहा है और 56.79 पे है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं आप आरओसी भी देख सकते हैं, तो आरओसी भी यही इंडिकेट कर रहा है। तो इस तरीके से अगर आप जो है बाकी सीसीआई को भी देखेंगे, आरओसी को देखेंगे, तो ये भी यही इंडिकेट कर रहे हैं। और एक बहुत इंडिकेटर बड़ा इंडिकेटर हम मानते हैं जहाँ पर कि ट्रेंड जो है ऑस्किलेटर्स के अंदर एमएसीडी, तो एमएसीडी भी जो है भी बाय दिखा रहा है। तो कहीं पर भी आप किसी भी पैरामीटर पे जाएंगे तो अभी आपको बाय जो है सिग्नल नजर आएंगे। अगर डेली चार्ट के ऊपर पीरियड पॉइंट देखें तो 11,533 पे जो है एवरेज बनती है। 11,500 की सपोर्टर यहाँ पे देखिएगा, सपोर्ट को तोड़ा नहीं फ्राइडे को भी जब ऊपर से बिकवाली हुई थी, तो भी यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पे सपोर्ट मिल रही है। इसके बाद अगर नीचे की तरफ जाएंगे तो 11,479 पे, डेली की बात करूँ कल के लिए, और 11,445, तो अभी जो है वीकनेस नहीं है। तो यहाँ तक भी जो है मार्केट जो है अगर तीनों पॉइंट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छी सपोर्ट देगी। अगर हम क्लासिकल वैल्यू पे बात करें तो 11,390 जो है कल जो है ज़्यादा से ज़्यादा बॉटम के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन अगर इंटरनेशनली वीकनेस आई और डाउ जोन्स के अंदर अगर डाउ का फ्यूचर अगर कुछ नेगेटिवली रिएक्ट करता हुआ नजर आए तो देखिए कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ से जो है अच्छे न्यूज़ फ्लोज नहीं आ रहे हैं। इसी तरीके से रेजिस्टेंस के लेवल पे देखेंगे तो 11,622 पे और 11,569 पे देखिएगा, यहाँ पे अभी भी रेजिस्टेंस मिला था फ्राइडे के सेशन में भी 11,569, 11,567 पे। उसके बाद 11,622 के ऊपर तो बहुत बड़ा जो है रेजिस्टेंस ये फेस करेगा। लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो टेक्निकली अभी भी ये बुल्स के फेवर में बात जा रही है। अब हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर कि ये मूवमेंट्स के साथ जो एस्केलेटर्स हैं उनके साथ हम जो शेयर्स मूव करते हैं, जिनके दम पर निफ्टी चलता है, तो हम उनके दम की तो बात करेंगे। मैं पहले एक एनालिसिस करता हूँ कि वो जो 10 शेयर्स जिन्होंने इस बार मार्केट को मूव किया ऊपर की तरफ, तो देखिएगा यहाँ पर जो सारा का सारा दारोमदार था वो डॉक्टर रेड्डीज एक वीक के दौरान जो है आप देखिएगा 20% की रैली करी, तो निफ्टी को ऊपर करने में काफ़ी बड़ा रोल रहा इसका। एचसीएल टेक 12%, सिप्ला 10%, विप्रो 8%, यूपीएल 7.87, महिंद्रा एंड महिंद्रा 6.63, इन्फोसिस 6.1, टेक महिंद्रा, अदानी 4.85 एंड 4.2, बजाज ऑटो। अब देखिएगा इसमें से मोस्टली थीम क्या चली, अब थीम को समझिएगा। मैं आपको पीछे भी बात करता जा रहा हूँ, फार्मा, एग्रो, टेक्नोलॉजी। अब देखिएगा ये 3 जो सेक्टर्स हैं मैंने बात की, इस हफ्ते भी मार्केट को उन्होंने संभाला। डॉक्टर रेड्डी ने संभाला फार्मा, एचसीएल टेक टेक्नोलॉजी ने संभाला, विप्रो, सिप्ला, और इसके अलावा जो टीसीएस है वहाँ पर भी अच्छी मूवमेंट थी। अगर आप देखिएगा इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, और टीसीएस में भी खराब परफॉर्मेंस नहीं थी और टीसीएस का वेट भी अच्छा है, तो वहाँ पर भी देखिएगा। उसके बाद अगर महिंद्रा की बात करें तो एग्री स्पेस की वजह से जो ट्रैक्टर सेल्स है या एग्रीकल्चर
के अंदर जो इनकम्स बढ़ रही है, तो जो गाँवों की इकोनॉमी है उसके इंप्रूवमेंट का फ़ायदा जो है महिंद्रा को मिलता हुआ लगेगा। तो यहाँ पर भी जो है लोगों का रुझान हुआ। इसी तरीके से बाइक के अंदर जो है बजाज ऑटो की बाइक्स जो हैं उनके अंदर एक अच्छा ट्रैक्शन मिल सकता है। तो आप पूरा देखेंगे यूपीएल, फिर देखिएगा एग्रोस्पेस के अंदर ही है। तो आप देखिएगा वही थीम जो मैं आपको पिछले एक महीने से जो है बात करता रहा हूँ कि इस थीम को, तो मार्केट वहीं पर उन्हीं डिफेंसिव के साथ टिकी हुई। इस हफ्ते देखिएगा पूरी तरीके से है ऑपरेटर्स ने पूरी की पूरी इंडेक्स मैनेजमेंट के साथ रोकने की कोशिश की। तो अब ऑपरेटर का एक गुट रोकने के लिए तैयार है, दूसरा जो बियर है, तो मैंने आपको बोला कि सबसे वीक एनबीएफसी स्पेस है, फाइनेंस है। तो अब यहाँ पे भी देखिएगा जो हफ्ते के दौरान जो सबसे ज़्यादा गिरावट हुई वो एसबीआई में हुई 4.81, बजाज फिनसर्व, फिर देखिएगा फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक एनबीएफसी। अब देखिएगा क्योंकि इसमें बैंकों के साथ एनबीएफसी का बिजनेस भी है कोटक महिंद्रा में, फाइनेंशियल्स थे। 4 पे भारत पेट्रोलियम तो छोड़िए, उसके बाद एचडीएफसी लाइफ, फिर देखिएगा फाइनेंशियल्स, उसके बाद देखिएगा इंडियन ऑयल, तो ऑयल से संबंधित है। और यहाँ पर देखिएगा बजाज फाइनेंस 2%, एचडीएफसी लिमिटेड 2%, एचडीएफसी बैंक 1.83। तो आप अगर ऊपर से लाइन लगाएंगे, अगर आप देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, अगर 15 में से देखेंगे तो 7 प्लेयर आपको बैंक्स या फाइनेंशियल्स हैं, और यही वीक सेक्टर है। अब यहाँ पर एनालिसिस में क्या निकल कर आता है, देखिएगा डाउ जोन्स के अंदर, नेस्डेक के अंदर एक कमजोरी जो है बनी हुई है, और फ्राइडे की क्लोजिंग भी अच्छी नहीं हुई उनकी, माइनस के अंदर हुई है, और नेस्डेक भी 1% से ज़्यादा कमज़ोर हुआ। तो वहाँ से अगर हम रुझान लें तो उसका रुझान कल हमें एशियन मार्केट्स में एक नेगेटिव टेरिटरी में दिख सकता है। दूसरी बात क्या है कि वहाँ पे इलेक्शंस के जो आउटकम्स हैं वो देखने हैं। वैक्सीन से संबंधित अगर कोई न्यूज़ आती है तो पॉजिटिव हो सकता है मार्केट के लिए, लेकिन ओवरऑल हमें ऐसा लगता है क्योंकि जो 28 तारीख है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बैंकों के इंटरेस्ट के ऊपर जो है फैसला होना है, यानी कि जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट वसूल करने की बात है। तो हमें यहाँ पे लगता है कि जो बैंकिंग स्पेस है वो एक लैगार्ड है, और वो जो है खुद तो गिरेगा ही, लेकिन निफ्टी को भी ले डूबेगा। तो यहाँ से हमें एक वीकनेस लगती है मुझे जो है पर्सनली, क्योंकि जो मैंने कहा था कि मैं आपको जजमेंट दूंगा, तो मुझे जो जजमेंट लगती है वो ऐसा लगता है कि निफ्टी जो है वो वीकनेस की तरफ बढ़ेगा, और उसका मुख्य कारण होगा बैंक निफ्टी स्टॉक्स। इसके अलावा जहाँ स्टॉक्स में बहुत अच्छी तेज़ी हो चुकी है वहाँ भी प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए आपको मिल सकती है, उस बात से भी मैं इनकार नहीं करूँगा। लेकिन आप देखिएगा बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, कोटक महिंद्रा बैंक, एसबीआई और इस तरीके के एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, यहाँ पर वीकनेस है। लेकिन यहीं पर एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अभी 2 बैंक्स ऐसे हैं जिन्होंने बाजी संभाल रखी है, जो गिरने के लिए तैयार नहीं हुए, और जैसे ही वो दोनों अगर गिर गए तो देखिए 5 बैंक जो है पूरे बैंक निफ्टी को उड़ा देंगे। 3 तो आपको स्क्रीन पे नज़र ही आ रहे हैं, एसबीआई, कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी बैंक। और 2 बैंक जिनकी मैं बात कर रहा हूँ जिनका बैंक निफ्टी में अच्छा वेट है, उनके नाम है आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक। अगर वो दोनों भी अगर माइनस आ गए, क्योंकि उन्होंने संभाली है इस हफ्ते पूरे मार्केट, और अगर बैंक निफ्टी में जो फ्राइडे की भी गिरावट हुई थी तो दोनों जो है नीचे से बाउंस करके आ गए ऊपर। तो आप यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको यही बोलूँगा कि जिन शेयर्स का वेटेज है उन पर नज़र रखिएगा, इसीलिए मैंने वेटेज की बात की। और वेटेज के अंदर भी मैंने आपसे बात बोली कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, जैसी आईसीआई बैंक में आपको वीकनेस नज़र आएगी, अगर ये 2-3-4% गिरता हुआ नजर आएगा, आप समझ जाइएगा कि फिर बैंक निफ्टी तो क्रैक करेगा ही करेगा, फिर निफ्टी में भी गिरावट आएगी। और इस आईसीआईसीआई बैंक के साथ आप एक दूसरे शेयर को देखना है, वो है रिलायंस। तो अगर रिलायंस जब तक मजबूत खड़ा रहेगा तब तक आईसीआईसीआई बैंक भी कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस बैंक दोनों एक ही डायरेक्शन में चलते हुए नजर आएंगे, और मुझे इस हफ्ते के अंदर ऐसा लगता है क्योंकि एक वीकली एक्सपायरी भी है तो मार्केट बहुत वोलेटाइल होगी। एक तरफा मैं ये नहीं कह रहा कि गिरेगी, लेकिन फिर भी जो है वोलेटिलिटी बहुत रहेगी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव बाइस्ड के साथ जो है एफएनओ की एक्सपायरी होगी, और अगले जो रोल ओवर्स होंगे वो वीक होते हुए नजर आएंगे और बियर्स के फेवर में काम करते हुए नजर आएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अगर वीकली अगर एनालिसिस में भी देखें तो ये जो एनालिसिस है, जो S1 पॉइंट आपको दिख रहा है 11,263 तक का, मैंने पिछली वीडियो में भी यही बात की थी, तो यहाँ तक तो मार्केट आएगी। और अगर बहुत कोई बैड न्यूज़ आ गई तो आपको 11,190 और या 11,072 तक भी जो है आपको इंडेक्स नज़र आ सकता है। तो 11,072.68 तक भी जो है बाजार नज़र आ सकता है।
हालांकि मुझे 11,000 टूटने की संभावना नहीं लगती इस हफ्ते, क्योंकि यहाँ से 500 पॉइंट दूर है। अगर 11,000 किसी भी तरीके से टूटता है तो फिर साइकोलॉजिकली फिर बियर्स हैवी हो जाएंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ तक भी मार्केट नहीं आ पाएगी, 11,072 तक भी, और यहाँ पर भी आएगी तो क्योंकि बहुत सारे शॉर्ट्स जो हैं सिस्टम के अंदर बने हुए हैं तो वो कवर करने के लिए आएंगे। तो यहाँ पे बहुत बड़ी जद्दोजहद जो है इस हफ्ते आपको देखने के लिए मिलेगी। और एक जो है बहुत उतार चढ़ाव वाला जो है हफ्ता रहने वाला है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो मैंने आपको कहा है कि 11,570 के आसपास जो है रेजिस्टेंस है 68-70 पे, और उसके अलावा देखिएगा 11,622 के ऊपर भी जो है एक काफ़ी अच्छी रेजिस्टेंस आपको मिलेगी। हालांकि क्योंकि ये वीकली एनालिसिस है तो वीकली के जो पीवट पॉइंट्स हैं वो थोड़े से दूर की तरफ होते हैं। तो लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे बात करूँ तो ऊपर की तरफ जो है आपको रेजिस्टेंस मिलेगा 11,571 पे, 11,622 के ऊपर, और अगर उसके ऊपर निकलती है तो फिर देखिएगा बुल्स जो है मार्केट में ग्रिप मजबूत कर लेंगे अगर 11,622 से ऊपर जाएगा। बट मुझे उसकी संभावना कम लगती है। मेरा जो व्यू है वो इस हफ्ते नीचे की तरफ है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़ा जो है मार्केट में डाउनफॉल की बात कर रहा हूँ, लेकिन अब एक बायस्ड जो है वो बियर्स के फेवर में काम करना शुरू कर रहा है। उसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ, मोस्टली जो है यूएस की मार्केट है। वैल्यूएशंस मैंने भी आपको बोला कि ऊपर की तरफ आ रहे हैं। कोई ट्रिगर जो है अभी हमें नज़र नहीं आ रहा है किसी भी तरीके का। सुप्रीम कोर्ट का जो 28 का वो फैसला है वो अगर हम देखें तो वहाँ से भी तो उन सारे पहलुओं को अगर हम एनालिसिस करें तो कुछ एक यूफोरिया टाइप भी जो IT कंपनी से बना हुआ है। और जिस तरीके से हैप्पीएस्ट माइंड को जो है एक अब नॉर्मल जो है मेरे को ऐसा लगता है वैल्यूएशंस मिली हैं तो वो जस्टिफाई नहीं लगती है मुझे, और वो टिकेंगी बहुत लंबे समय तक। तो इस तरीके से बहुत सारे जो शेयर्स हैं उनके अंदर वैल्यूएशन स्ट्रेच हो गई, और ऐसे केसेस के अंदर जो बहुत बड़े प्लेयर्स हैं बहुत बड़े अमाउंट के साथ वॉल्यूम के साथ एकाएक प्रॉफिट बुकिंग कर देते हैं। जैसे आपने फ्राइडे के सेशन में देखा कि मार्केट सब सही चल रही थी, एकदम जो है बैंकों के अंदर सेलिंग आ जाती है। तो ऐसा माहौल जो है इस हफ्ते भी उठापटक वाला जो है देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि बहुत बड़ा दारोमदार मैंने कहा कि शेयर्स में नहीं लगा हुआ। जो FNO के अंदर जो पुट्स के और कॉल्स के जो प्रीमियम है उसके ऊपर जो है सारा दारोमदार है। जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जो सौदे बने वो उनके ऊपर। तो अभी फंडामेंटल्स के हिसाब से नहीं है, तो अभी ये देखते हैं कि इस हफ्ते कौन बाजी मारेगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल जो प्रेशर्स है उसकी वजह से इस ये वाला जो हफ्ता है बियर्स के फेवर में आता हुआ लगेगा। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा मुझे जरूर से जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।